अब इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमने वहां समझ लिया, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल क्या कहती है? ये एग्जाम्पल कहती है कि एक फर्म है जो 10 रुपए का एक यूनिट सेल आउट करती है। उसके ऊपर 8 रुपए यूनिट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। तो 2 रुपए इसका प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे भी मैंने पहले भी लिखा। करंटली यही फर्म जो इस वक्त सेल कर रही है, वो 2.4 मिलियन की सेल कर रही है। फर्म क्या कहती है? फर्म में लिबरलाइज द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है। Existing customer are not accepted to alter their payment habits. The relaxation credit is expected to reduce a 25% increase in sales to 3 million. ठीक है। And further इसके अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जो कि 20% है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा। और क्रेडिट स्टैंडर्ड उन्होंने बताया है जी 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय, ये इसने 2 कर दिया। ठीक है जी, क्रेडिट स्टैंडर्ड भी आ गया। अब मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले अपने बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और वहीं हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जी? करंट सेल कितनी है? 2.4 मिलियन। करंट क्रेडिट स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास है 12, सॉरी 1 मंथ। 1 मंथ के हिसाब से अकाउंट रिसीवेबल का जो टर्न और होगा दैट वुड बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1, सो इट विल बी इक्वल टू 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस इज इक्वल टू 10, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 8, एंड देन वी हैव अ प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू 2। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसके साथ ही हम यहाँ न्यू पॉलिसी लिख लेते हैं। न्यू पॉलिसी के तहत, न्यू पॉलिसी के साथ सेल्स हो गई हमारे पास 3 मिलियन। अब 3 मिलियंस की टोटल सेल है। अब अगर हम इसको और से देखें कि हमारी नई पॉलिसी के तहत अगर 3 मिलियन की सेल हो रही है, तो ओल्ड पॉलिसी के तहत 2.4 की तो हो रही थी। तो एडिशनल सेल्स मेरे पास कितनी है? एडिशनल सेल्स हुई हमारे पास 3 मिलियन माइनस 2.4 मिलियन इज इक्वल टू 0.6 मिलियन और 600,000। अच्छा जी, हमारा क्रेडिट स्टैंडर्ड था पहले 12 मंथ्स का, सॉरी 1 मंथ का। अब हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड किया 2 मंथ्स का। क्रेडिट स्टैंडर्ड 2 मंथ्स का किया, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के साथ क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट होता है जी टोटल मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट स्टैंडर्ड। टोटल मंथ्स हुआ हमारे पास 12, क्रेडिट स्टैंडर्ड हुआ 2, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्न हुआ 6। सेल्स प्राइस हमने कहा नहीं चेंज हुई, वही 10 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 रुपीज। प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 2। तो हमने पुरानी पॉलिसी भी लिख ली और साथ में हमने नई पॉलिसी भी लिख ली। अब हम यहाँ इसको स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दी उसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, तो अब हम पॉलिसी वाइज जो है मतलब दो पॉलिसीज का जो डिफरेंस होगा उसको चेक करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड ऑफ देखना है कि अगर हम एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी पे शिफ्ट होते हैं तब हमारे साथ क्या होगा। सॉरी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखनी थी। अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 20%। जी, दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है जी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, ताकि आप पहले एक चीज कैलकुलेट कर लें। मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। यही आपको एक और बात समझाता जाऊं कि ये वाला जो पोर्शन है, आप जब सेल्स को डिवाइड करते हैं यूनिट प्राइस के ऊपर, ये वाला पोर्शन बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ यूनिट्स
कि आपने इस सेल्स को, जब आपने यूनिट प्राइस पे डिवाइड किया तो आपने इस सेल्स और इसके अगेंस्ट यूनिट प्राइस के तहत कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट किए। अच्छा, अगर मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूं, देन वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मुझे एडिशनल सेल्स पता होनी चाहिए। एडिशनल सेल्स है मेरे पास 600,000, और 600,000 मेरे पास कैसे निकला है? 600,000 निकला है, ये 600,000 निकला हुआ है। 600,000 में से मुझे माइनस करना है 600,000, इसको हमने सॉरी डिवाइड करना है यूनिट प्राइस है 10, और मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट मार्जिन है 2। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? दिस इज नॉट 60,000, दिस इज टू 600,000। 600,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 120,000। अब यहाँ समझने की बात यह है कि ये सारा साल की सेल है, पूरे साल की सेल। ठीक है, पूरे साल की सेल का क्या मतलब है कि अगर आप पूरा साल सेल करें तो आप 6 लाख की सेल है साल की, उस 6 लाख की सेल के ऊपर आपको 1,20,000 रुपये बचेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा हमारा एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट करने का। एवरेज रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पिछली एग्जांपल की थी उसमें सिर्फ हमने सेल्स ली थी। यहाँ क्योंकि हम दो पॉलिसीज के दरमियान मूव कर रहे हैं तो हम एडिशनल सेल लेंगे। एडिशनल सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। सवाल यह है, अब हम क्योंकि एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर यहाँ से शिफ्ट होता हुआ यहाँ आया। सॉरी, गलत लाइन लगी, यहाँ से 12 से 6 पे आया। अब अगर हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हमारे पास एडिशनल सेल्स जो जनरेट हुई, एडिशनल सेल मेरे पास जनरेट हुई 600,000 की। इसको मैंने डिवाइड किया अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो कि 6 है। 6 कौन सा है? पहले 12 था, अब 6 है। 6 पे जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 100,000। यानी कि ये जो 6 लाख की सेल होगी एडिशनल, देखें 24 लाख की सेल पहले भी मुझे मिल रही थी जब मैंने 30 दिन का या 1 महीने का क्रेडिट दिया हुआ था। 24 लाख की सेल तो मुझे मिल रही है। जब मुझे 24 लाख की सेल मिल रही है तो मुझे उस 24 लाख की सेल को 30 दिन से 60 दिन पे शिफ्ट करने का क्या फायदा हुआ? हाँ जी, मुझे शिफ्ट करने का फायदा हुआ, पहले मैं 24 लाख की सेल करता था, अब 30 लाख की सेल करता हूँ। जब 24 लाख की सेल से मैं 30 लाख की सेल की तरफ मूव किया मैंने, तो मुझे पता चला मुझे 6 लाख की एडिशनल सेल मिली। तो एडिशनल सेल जो मुझे मिली तो मुझे सारे साल में ये एडिशनल सेल 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट देगी। अगर मैं ये 6 लाख की एडिशनल सेल करता हूँ तो हर 2 महीने के लिए जो मेरे क्रेडिट एवरेज रिसीवेबल क्रिएट होंगे वो 1 लाख रुपए के होंगे। मैं 1 लाख रुपए के की एडिशनल सेल करूंगा, मुझे वो पैसे रिसीव हो जाएंगे। लेकिन 2 महीने के बाद होंगे, तो 2 महीने के बाद पहली दफा लाख रुपए की सेल होगी, फिर रिसीव होंगे, फिर होगी, फिर रिसीव होंगे, और साल में ये साइकिल चलेगा 6 दफा। तो एक दफा में मेरे एवरेज रिसीवेबल जो क्रिएट होंगे वो होंगे 1 लाख के। थर्ड स्टेप हमारा होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। देखिए रिसीवेबल के अंदर प्रॉफिट शामिल है, रिसीवेबल के अंदर प्रॉफिट शामिल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो 6 लाख रुपए की जो मैंने एडिशनल सेल की साल में, और एक दफा में जो 1 लाख रुपए की सेल की, तो इसमें मेरी कॉस्ट भी शामिल है, प्रॉफिट भी शामिल है। तो कॉस्ट कितना करता है मुझे, मेरी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख रुपए का, वो कैसे निकालूंगा? 1 लाख को डिवाइड करूंगा, चलो फार्मूला लिख लेते हैं। हम कहेंगे जी एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम इसको ऐसे कर लें, इनको पैरेंथेसिस में लिख लें तो आसानी हो जाएगी। ये ये हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल मैंने कैलकुलेट किए 100,000 के, इसको डिवाइड किया सेल प्राइस 10 रुपये, मल्टीप्लाई किया इसको 8 से, तो मेरे पास जो आंसर आया इट बिकेम 80,000। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो 1 लाख रुपए का रिसीवेबल है, उसके अगेंस्ट आपकी जो कॉस्ट है 80,000 है।
दोनों का जो डिफरेंस है दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास 20,000 का है। अब 20,000 की एक दफ़ा में जब आप सेल करते हैं लाख रुपए की तो 20,000 रुपये बचते हैं। जब आप यही सेल 6 दफ़ा करेंगे तो आपको कितने पैसे बचेंगे? 1,20,000। तो आपका प्रॉफिट यहाँ से टैली हो गया। उसके अगेंस्ट आपकी 80,000 की कॉस्ट है। अच्छा, 80,000 अगर आप रिसीवेबल में इन्वेस्ट नहीं करते, लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि जी मैं रिसीवेबल में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ जिसको हमने कहा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। देखें, एक अपॉर्चुनिटी आपकी ये है कि आप इसको रिसीवेबल में इन्वेस्ट करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप इसको रिसीवेबल में इन्वेस्ट ना करें, कहीं और कर दें। मैं 80,000 को 20% के हिसाब से कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से कितने पैसे बचेंगे जी? 16,000 रुपए। अब इनका ट्रेड ऑफ देख लेते हैं। ट्रेड ऑफ किसका देखना है? ट्रेड ऑफ देखना है आपने प्रॉफिटेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी का। कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्ट करते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इन अकाउंट रिसीवेबल, आपको साल में 1,20,000 रुपये बचेंगे। इफ यू इन्वेस्ट समवेयर एल्स, लेट्स से मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो आपको बचेंगे 16,000। सो द पॉइंट इज के यहाँ अगर हम देखें तो विच वन इज ग्रेटर, 120,000 और 16,000? ये वाज़ेह फ़र्क है यहाँ हमारे पास कि हमारे पास 120,000 ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 16,000। सो फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपनी पॉलिसी रिलैक्स करता हूँ, मेरी पॉलिसी क्या थी कि जी मैं लोगों को 30 दिन का क्रेडिट देता था, मुझे 24 लाख की सेल होती थी। मैंने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स किया। देखें, 24 लाख की जो सेल होनी है उसमें प्रॉफिट होना है वो अलग है, वो तो मिल रहा है मुझे ऑलरेडी। मैंने जब अपने नए कस्टमर्स को एड अप किया इसके अंदर, यानी 24 से 30 लाख की सेल की, क्रेडिट पॉलिसी मैंने 1 महीने से यानी 30 डेज से 60 डेज की तरफ मूव किया, तो मुझे 6 लाख की एडिशनल सेल मिली। जो 6 लाख की एडिशनल सेल है उसके ऊपर मुझे 1,20,000 रुपये मिलेंगे। 6 लाख की सेल करने के लिए एक दफा में मेरे पास जो रिसीवेबल क्रिएट होंगे वो क्रिएट होंगे मेरे पास 1 लाख के। 1 लाख के जो रिसीवेबल क्रिएट होंगे उसमें बेसिकली मुझे 80,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर ये 80,000 मैं इन रिसीवेबल में लगाता हूँ तो पूरे साल में मुझे ये पैसे बचेंगे 1,20,000। अगर ये 80,000 यहाँ नहीं लगाता, किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगाता हूँ, मुझे बचेंगे 16,000। सो बेटर कि मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल में लगा दूँ, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल भी तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी साल में 6 दफ़ा रिवॉल्व करेगी। 6 दफ़ा क्यों रिवॉल्व करेगी? बिकॉज़ आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड 2 महीने का है। और क्रेडिट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जब हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला है टोटल मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय योर क्रेडिट स्टैंडर्ड, जो कि 6 निकला। तो मेरे पास 6 दफा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन मुझे बेसिकली 1,20,000 बचेगा, और अगर 1,20,000 नहीं लेना चाहता, मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 16,000 बचेगा। सो बेटर कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। यहाँ तक आज इतना ही लेक्चर। अगला लेक्चर नेक्स्ट देखेंगे।